नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान सुमित सर, बाबा सर। आज आपका अखिलेश जी तो है, लेकिन अखिलेश जी का फोन बज गया गलती से और विचित सर, हाँ यहाँ सब अलाउड होता है। फोन पे खबरें आती हैं, फोन बंद कर दो जीवन नरक कर रखा है सुबह से लेकर रात तक फोन। हाँ, ये 731 इंदौर वाला नंबर है, इसको देख के उठा लेते हैं, फंस जाते हैं। दोनों इंदौर से हैं। ये बिहार से भी क्लेम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ये बीच में तो आज की चर्चा हम करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी से नेताओं का छोड़ने का जो चलन, एक तरह से जो प्रथा शुरू हो चुकी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव का पहला चरण का चुनाव वोटिंग है 19 तारीख को 102 सीटों पर, लेकिन अभी भी आज भी लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता छोड़ते जा रहे हैं। खासकर बड़े चेहरे भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं। और आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ, आज वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए। सुमित सर, बाबा आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस कवर करते रहे हैं। आपको हमने भी कवर किया, आपने भी किया, हमने भाजपा भी किया यार। ये तुमने सर्टिफिकेट दे दिया बाबा को, हम सबको सर्टिफिकेट छीन लिए को देखे। एक कांग्रेस भी की, भाजपा भी की। इन्होंने क्या कि केवल कांग्रेस ही कवर तो मैंने भी की, उन्होंने भी सर्टिफिकेट बांट के फंस गया यार। तो बाबा, ये जो एक जो देखा हमने कि हर चुनाव जब भी होते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, तो राज्यों में या लोकसभा में हमेशा स्विचिंग होती है। स्विचिंग तब के नेता करते हैं जब उनको पता है कि नैया डूब रही है, तो इस नैया से छलांग लगा के दूसरी नैया में सवार हो जाए, जो नैया तैर रही है, अच्छे से चल रही है। लेकिन ये जो कांग्रेस है, उसमें लगातार नेता छोड़ रहे हैं। क्या हम ये कहें कि सिर्फ जो एजेंसीज हैं वही पीछे पड़ी हुई तभी छोड़ रहे थे कुछ नेता, लेकिन ऐसे बहुत से नेता हैं जो विदाउट एजेंसीज भी छोड़ के गए हैं, और कुछ ऐसे भी गए हैं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गए हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि टिकट पाने के लिए सिर्फ गए। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को रोकने में असफल हो रही है, और धीरे धीरे यही कारण है कि पार्टी कमजोर होती जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करें तो उनका ये कहना है कि ऐसे नेता जो है बीजेपी को मुबारक हो। उनका कहना है कि गौरव वल्लभ को आप मीडिया वाले बहुत बड़े नेता मानते हैं, गौरव वल्लभ एक वोट नहीं दिला सकते हैं। और इसके तर्क में वो कहते हैं कि गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने एक नहीं दो बार टिकट दिया, और एक राज्य से नहीं दो राज्य से टिकट दिया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो एकमात्र अकेले नेता होंगे भारत में जिसको 3 साल के अंदर 2 राज्यों से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और दोनों जगह से हारे। पहले उनको जमशेदपुर से दिया गया, झारखंड से, वहाँ से वो हार गए। दूसरी बार कहा गया कि वो उदयपुर से हैं, तो उदयपुर से जो है उदयपुर के दामाद हैं और जोधपुर के, हाँ, तो उदयपुर के दामाद हैं, तो वहाँ से दिया जाए। उदयपुर से भी हार गए। तो अब वो नेता जो है, क्या उस नेता को तो कांग्रेसी मजाक में कहते हैं कि ऐसे नेता जो है बीजेपी को ही मुबारक हो। लेकिन ये एक उनका तर्क है। दिक्कत ये है कि नेता तो जा रहे हैं, और भले ही वो वोट हो चाहे नहीं हो, बीजेपी ने जो एक समा बांधने की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। अब जैसे ये बॉक्सर विजेंदर, आज जब विजेंदर चलेगा, विजेंदर पता नहीं कितने जाट वोट दिलवा पाएंगे। विजेंदर को भी इसी साउथ दिल्ली से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, पिछली बार बुरी तरह हार गए। अब उन्होंने कहा कि रात में सोया मैं रीट्वीट करके राहुल गांधी का कुछ वीडियो, और सुबह जगा तो मुझे दिव्य ज्ञान आया कि मैं तो गलत जगह हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। अब ऐसे मानसिक वाले लोग को यदि बीजेपी ले रही है तो कांग्रेसी का कहना है मुबारक हो उनको। लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसका बात मैं करना चाहूँगा। गौरव वल्लभ अकेले नहीं है प्रवक्ता, भले ही उनके पास वोट नहीं हो, कांग्रेस का पक्ष मजबूती से लड़ते थे। उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने संबित पात्रा को पूछ दिया कि ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, और संबित पात्रा जवाब नहीं दे पाए नेशनल टेलीविजन पे लाइव में। और आपके साथ मेरे साथ शो कर रहे थे, मैं नेटवर्क 18 में था, हमारा शिखर सम्मेलन चल रहा था और डिबेट था संबित पात्रा वर्सेस गौरव वल्लभ, और उसमें ये हुआ। और ये बगैर मतलब मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं था। हाँ, मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। वो गौरव वल्लभ की जो हाजिर जवाबी है वो, क्योंकि संबित पात्रा ने उसके पहले 2 बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये अर्थशास्त्री है, तो उन्होंने कहा कि कितने जीरो होते यही बता दो तुम मुझे। तो संबित पहले तो फंस गया, 1 2 3 उसे देखो जीरो तक नहीं पता है। तो ये डिबेट में होता है। एक चीज़ है इसमें मनोरंजन, वो ये है कि आप तो खैर बहुत अच्छे से जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन एक जो नई खेप प्रवक्ताओं की तैयार की गई थी पिछले 10 साल में कांग्रेस के भीतर, वो चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, ये उन नेताओं में से थे जो जिनके साथ अगर आप बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आपको आनंद आता है। इसलिए ये
नोट्स लेके आते हैं, ये अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं। जैसे गौरव वल्लभ कई बार मेरे शो में आए, अब आप उनसे अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा कीजिए, वो इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखते थे। ठीक है, उनका अपना पार्टी के हिसाब से उनके तर्क होंगे, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो कांग्रेस की तरह ही बात करेंगे, लेकिन जो तर्क होते थे, जो उसमें आंकड़े होते थे, वो सारी बातें बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि काबिल तारीफ हुआ करती थी। तो इसलिए उनका जाना एक तरह से नुकसान है, और इसलिए भी नुकसान है क्योंकि ये प्रवक्ताओं की कोई पहली बार नहीं कि प्रवक्ता कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी में आया हो। मतलब ये कि कल तक आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, अब आज से आप बीजेपी की आवाज बन जाएंगे। तो यही बात मैं आप सबको बताने के लिए और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये गौरव वल्लभ पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले आपने देखा रोहन गुप्ता को भी जो है गुजरात से लोकसभा का टिकट दिया गया। उन्होंने मना कर दिया कि उनके फैमिली में जो लोग स्वस्थ नहीं है, वो फैमिली प्रायोरिटी है। उसके पहले जयवीर चले गए थे, तो उसके पहले सबसे पहले टॉम वडक्कन गए थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात होगी। अनिल एंटनी गए, शहजाद पूनावाला, वो थोड़ी पुरानी बात होगी। ये 3 नए हैं। अभी ये जो 3 नए हैं, इसमें एक समानता है कि तीनों प्रवक्ता हैं, तीनों काबिल प्रवक्ता थे, आपका पक्ष रखते थे, पढ़ के आते थे, जैसा कि अखिलेश ने कहा, और जो भी पार्टी लाइन है उससे अब उस पार्टी को डिफेंड करते थे। दिक्कत जो है ना कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जो वहां पे वो कम्युनिकेशन के हेड हैं, वो ऑटोक्रेट हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा महासचिव समझते हैं। वो आप और वो हाँ महासचिव, वो कई बार कांग्रेस के कई महासचिवों की को भी नहीं सुनते हैं। उनकी ढेर सारी शिकायत लोगों ने की है, लेकिन क्या वजह है कि खड़गे साहब उनको निकालना चाहते थे लेकिन चेंज नहीं कर पाए हैं। क्यों? राहुल गांधी के करीबी आप वो राहुल गांधी के करीबी हो, या फिर राहुल गांधी के करीबी हो, ये भी हो सकता है, जो भी हो। तो कोई ना ऐसी वजह है कि खड़गे साहब भी चाहते थे चेंज करने, चेंज नहीं कर पाए। अब उनकी हो गई है कोटरी के वजह से जो हर कोई कुछ कहना चाहता है उसको वो काट देते हैं। गौरव जो है वो चाहते थे कि उनको कम्युनिकेशन का हेड बना दिया जाए। ये जो भी कांग्रेस बीट वो कवर करता है, आप भी कांग्रेस जाते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो हो नहीं सका। एक और होड़ लगी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में कि जब से सुरजेवाला को राज्यसभा दिया गया है, वो भी कम्युनिकेशन प्रताप इमरानगढ़ी, उनके पास से विद्रोह बहुत हुआ। नहीं, वो इमरान प्रतापगढ़ी तो शायरी करते हैं, और वो प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद से पिक कर लिया। मैं ये जो AICC में बैठते प्रवक्ता तो अभी दिक्कत हुई थी, जो सुप्रिया श्रीनेत का विवाद हुआ। जी हाँ, जो कंगना रनौत के ऊपर उनका जो वो तो पोस्ट को लेकर के तो वो चलिए इलेक्शन का समय, वो गलत था। मैं अंदर की राजनीति बताता हूँ। तो गौरव वल्लभ चाहते थे कि क्योंकि इनको लगता था कि ये काबिल हैं, वो IIM में भी वो पढ़ा चुके हैं, वो प्रोफेसर है, तो इनसे और उनको लगा कि मैं अच्छे से करता हूँ। पार्टी ने भी 2 बार टिकट दिया, लेकिन एक सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन के हेड लगातार 5 साल तक रहे, जब उनको राज्यसभा दिया गया तो एक ये भावना भी उठी है इन प्रवक्ताओं में कि मेरा भी नंबर आएगा। आपको वो ट्वीट याद दिलाता जो पवन खेरा ने कह दिया था, मेरे भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, जब एक बार राज्यसभा का जो नाम अनाउंस किया गया और उनका नाम नहीं था, तो ये ट्वीट उनके तरफ से तपस्या में वो वही मेरी भक्ति तपस्या। पर इसमें आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बीजेपी पे नजर रखता हूँ, तो यहाँ तो आप सुरजेवाला का बता रहे जो कि हेड थे डिपार्टमेंट के कमेटी के। बीजेपी ने तो अपने प्रवक्ताओं को दिया है राज्यसभा। वही तो मैं कह रहा हूं। फिर वो कांग्रेस प्रवक्ता सोचेंगे नहीं कि जो मेरे सामने डिबेट में आता है वो राज्यसभा पहुंच गया तो मुझे राज्यसभा क्यों? वही तो मैं कहता हूं कि जो एस्पिरेशन है वो भी इनकी ये हो गई कि हमें राज्यसभा, पहले तो अपने पार्टी का देखा, उनको मालूम है बीजेपी के पास बहुत सीट है राज्यसभा देने के लिए, तो वो दे सकते हैं। कांग्रेस में तो साला गुलाम नबी आजाद से लेकर के कितने लोग इस राज्यसभा के चक्कर में खेत हो गए बेचारे, उनको उनके पास जगह नहीं थी। तो ये है, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने, जो रोहन गुप्ता है और गौरव वल्लभ, दोनों ने जो चिट्ठी लिखी है ना, वो आपको देखनी चाहिए। दोनों ने एक चीज को इंगित किया है कि सनातन धर्म की बात कही है, और गौरव ने कहा है कि जो वेल्थ क्रिएटर है उसकी मैं खिलाफ हमको बोल रहा हूँ। मोटवाड़िया की चिट्ठी भी है। हाँ, तो ये चीज जो है एक जो है आप कह सकते हैं कॉमन चीज है, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। कांग्रेस के अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना होगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने कंप्लेंट्स मिल रहे हैं वो क्यों बैठा है वहां पर, क्या वो अपनी मनमानी कर रहा है, ये बात कांग्रेस को देखना होगा। वरना एक एक करके जो लोग प्रवक्ता जो
डिफेंड करते हैं पार्टी का, वो इस तरह के छोड़ते जाएंगे। भले ही आप ये कह के नकार दें कि कोई मास बेस नहीं है, लेकिन टेलीविजन का फेस तो है ना, मास बेस नहीं है, टेलीविजन का फेस है। एक और प्रवक्ता है शर्मा जी, आलोक शर्मा, उनको भी शो को नोटिस दे दिया था। तो ऐसी चीज़ें आपको केवल कांग्रेस में ही देखने को मिलेगी कि जो आपको नेशनल टेलीविजन पे डिफेंड कर रहा है उसके खिलाफ ही वहाँ पर ऐसा षड्यंत्र है। आलोक शर्मा से मुझे याद आया कि जब कमलनाथ का ये मामला चला था कि वो बीजेपी में आ सकते, तो आलोक शर्मा बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उनकी बात जो थी एक तरह से वो उसमें मोहर लगती हुई दिखाई दी थी। बहुत लोग खुश हुए थे, बहुत लोग पार्टी में खुश हुए थे कि आज इस बार बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जी सुमित सर, क्या सुमित सर, सवाल ये है, जैसे बाबा बोल रहे थे ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाई इनका पब्लिक बेस नहीं था। भाई 5 साल आपकी पार्टी में रहे तो पब्लिक बेस था। बात में बताओ, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ही कम्युनिकेशन नहीं है। खैर बाबा के पास जानकारी होगी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, मेरे पास तो नहीं है। ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। हो सकता है दिक्कत हो जयराम रमेश में या उनकी टीम में। पर मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में या पिछले 15 दिनों में भाजपा या कांग्रेस छोड़ी है, ज़्यादातर भाजपा गए हैं, मेरे लिए चिंता की बात यह है कि ये वैचारिक तौर पर ये लोग कहाँ खड़े थे। आप कांग्रेस और बीजेपी इस देश की 2 अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं। आप धुर विरोधी विचारधारा को ज्वाइन कर लेते हो। कांग्रेस का आदमी सपा ज्वाइन कर ले, सपा का आदमी कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो समझ में भी आ सकता है कि आप एक तरफ के लोग हो। लेकिन भाजपा चले जाना, भाजपा ज्वाइन कर लेना कांग्रेस के आदमी का, जो आप बीते 5 साल में 7 साल में पब्लिक में थे, आप प्रवक्ता थे, पार्टी के पैनलिस्ट थे, और आप डिबेट में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी सरकार की नीतियों की तमाम आलोचना की होगी, अर्थनीतियों की, राजनीति की, राम मंदिर की भी की होगी। आज राम मंदिर का नाम लेके आप बीजेपी में जा रहे हैं। तो या तो ये जो गौरव वल्लभ से हैं, ये जो संजय निरुपम से हैं, ये जो बॉक्सर क्या नाम है, विजेंदर है, मैं तो नाम भी याद नहीं रहता, बॉक्सर ही याद रहता मुझे उनका विजेंदर सिंह है। ऐसे तो मिलिंद देवड़ा हो गए, बाबा सिद्दीकी, बाबा आजमी क्या नाम है उनका, बाबा सिद्दीकी, ये जो तमाम नेता हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में छोड़ा, भाजपा की तरफ गए हैं, या बिल्कुल अशोक चौहान, पृथ्वीराज हैं अभी। तुमने कह दिया है, बीजेपी ने सुन लिया, अब हो भी सकता है किसी भी दिन पृथ्वीराज जी की वो लोकसभा भी लड़ना चाह रहा था करार से। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये डिक्लेयर करके आना चाहिए राजनीति में कि हम करियर पॉलिटिशियंस हैं। जैसे हम डिक्लेयर करके आते ना कि हम भाई आज मैं एक चैनल में काम कर रहा हूँ, कल दूसरे में चला जाऊँगा, परसों तीसरे में चला जाऊँगा, जहाँ जिस चैनल में जाता हूँ उस चैनल की जो विचारधारा होती है, जो वो होता है, उसके लिए हम काम करते हैं। इसको मानने में, उसको कहने में एतराज नहीं होना चाहिए। आप मुस्कुराइए मत विचित्र जी, आप जो नबी मुस्कुराहट में हंस रहे हो, समझ में आ रहा है मुझे कि आप क्या क्यों बचना चाह रहे हैं। दरअसल राजनीति प्रोफेशन से बड़ी चीज़ है। राजनीति एक तरीके से समाज सेवा का भी एक अंग है, और राजनीति के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कहकर आते हैं कि आप समाज सेवा करने आ रहे हैं। हम पत्रकार उससे एक ग्रेड नीचे हैं। हमको भी ये नहीं करना चाहिए, हंसी की बात अलग होगी, लेकिन हम ऑफर्स मिलते हैं तो एक्स ग्रुप से वाई ग्रुप से जेड ग्रुप में चले जाते हैं। इन नेताओं को भी जो पौध आई है, जो आज 40s में है, जो 50s को क्रॉस नहीं की है, इनको मैं कहना चाहता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से शिवसेना में चली गई, सांसद हो गई राज्यसभा की। क्यों? उनको राज्यसभा चाहिए थी। गौरव वल्लभ को राज्यसभा चाहिए है, संजय निरुपम को चुनाव लड़ना है, विजेंदर सिंह को चुनाव लड़ना था, अलायंस में सीटें जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब आप मौका छोड़ देते हो, मूल विचारधारा को छोड़ देते हो, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कोई राजनेता बनने की कोई भी क्षमता नहीं है। आप मास पुलर हो सकते हो, आप टीवी डिबेट हो सकते हो, लेकिन आपके बेसिस पर कोई पार्टी चुनाव जीत सके, ये असंभव सी स्थिति है। मैं ये शर्तें कह सकता हूँ संजय निरुपम को अगर छोड़ भी दूं, क्योंकि वो 2 दशक पहले से राजनीति में है। प्रियंका चतुर्वेदी हो गई, गौरव वल्लभ हो गए, ये कहीं भी चुनाव जीत पाएंगे, इसका हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि आप टीवी पर दिखकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो। कल आप जमशेदपुर से लड़ते हो, फिर आप राजस्थान पहुंच जाते हो। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप कैसे पहुंच जाएगा? आपको नरेंद्र मोदी हो क्या कि आप 20 साल की सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टरशिप करके आए, उसका देश में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे? आप नहीं हो। तो ऐसे मतलब ये राजनीति का ये जो ह्रास हो रहा है, ये जो पतन हो रहा है, ये चिंता की बात है कि विचारधारा बची नहीं है। विचारधारा के नाम पर चीजें खत्म होती जा रही है। और गौरव वल्लभ जैसे लोग या जो भी है बीजेपी में आए ना, बीजेपी से कांग्रेस, निषाद साहब जिनका टिकट कटा वो कांग्रेस में आ गए। एक और राजस्थान के जो लड़ रहे हैं कोटा से, प्रहलाद गुंजल वो कांग्रेस से आ गए, राहुल कसबा भी आ गए। ये जो लोग हैं ये अपॉर्चुनिस्ट हैं,
ये जो लोग हैं इनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं आखिर में एक लाइन कह के खत्म करता हूँ, माइक को देता हूँ। ये समझिए कि कांग्रेस का इस बार टाई अप था। कांग्रेस पहली बार लोकसभा चुनाव इतने बड़े पैमाने पर टाई अप करके लड़ रही है, तो ये तय बात थी कि कांग्रेस ने जितनी आपके पास आंकड़े होंगे, जितनी सीटों पर चुनाव 14 में या 19 में लड़ा था, उससे कम सीटें इनको मिल पाएंगी। जैसे दिल्ली के 7 में से 3 ही रह गई है ना, हरियाणा की 10 में से 9 ही रह गई। ये तो मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोवा में कम हो गई, यूपी में कम हो गई, तो ये तय था कि कांग्रेस के कम नेता चुनाव लड़ पाएंगे। महाराष्ट्र में कम हो गई, तो भाई सेक्रीफाइस कौन करेगा? सब चीज का सेक्रीफाइस सोनिया गांधी करेगी, सब चीज का सेक्रीफाइस प्रियंका गांधी करेंगी, राहुल गांधी करेंगे। अभी जो नेताओं से तो पार्टी बनती है, इन नेताओं को क्यों नहीं हो सकता कि अब संजय निरुपम क्यों नहीं कह सकते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई इस बार? वो अगर वहां से मजबूत कोई एक XYZ आदमी है, और अगर आपका इतना ही मजबूत दावा था तो आपने क्या किया बीते 6-8 महीनों से? जब आप तीनों पार्टियों का अलायंस था, तो आपने उस दावे को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? ये वहां की जनता जानना नहीं चाहेगी। सही बात। तो ये आपको समझाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में जब आप त्याग नहीं करोगे अलायंस में लड़ने के लिए, तब तक कैसे काम चलेगा? बीजेपी से सीखना चाहिए। जयंत चौधरी ने एक भी सीट चुनाव नहीं लड़ी। बीजेपी को पिछली बार 19 में भी 14 में भी जयंत चौधरी को हराया, उसकी पार्टी को पश्चिमी यूपी में। इस बार कितनी? 3 सीटें थी, 2 सीटें थी, 2 सीटें थी ना, उनको दे दी ना, अपने सिटिंग लोगों को ड्रॉप कर दिया। तो ये ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते थे? ये तो हारे हुए लोग थे। संजय निरुपम तो हारा हुआ आदमी थे भाई। संजय निरुपम को डे 1 से पता था कि मेरी सीट जो है शिवसेना की सीट है। वो अब शिवसेना से ही आए थे, उसी उद्धव ठाकरे के गुट से आए, तो वो तो बड़े असहज पोजीशन में थे, उनका तो जाना निश्चित ही था। जी अखिलेश, देखिए मेरा यही है इस पे कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें साम दाम दंड भेद जिसको बोला जाता है, वो सब हथियार इस्तेमाल होते हैं। और भी तब जबकि इतनी बड़ी दांव पे क्या लगा, आप ये देखिए 140 करोड़ लोगों का जो देश है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें तो सारे हथकंडे इस्तेमाल होंगे। अब उसमें बीजेपी आज सत्ता में है तो बीजेपी को ज़्यादा सुनना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और बीजेपी के सामने चैलेंज भी बढ़ा जाता है कि उसको रिपीट करना है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने यही किया। अब शंकर सिंह वाघेला को कौन भूल सकता है? उनको भी तो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी अपने साथ। बीजेपी के थे, बीजेपी छोड़े संघ के थे, वो तो स्वयंसेवक थे, उनको कांग्रेस अपने साथ लेके आई थी। तो विचारधारा की बात तो यहाँ पर ये है। अब दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा कि जब साम दाम दंड भेद सब आपको प्रयोग करना है तो मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर बात कीजिए, पीएम मोदी ने कह दिया कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। अब बात ये हो रही है, ठीक है, चाहे लिमिटेड एरियाज में बात हो रही है, स्टूडियोज में बात हो रही है, मीडिया में बात हो रही है, या अपोजिशन के लोग भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे 400 कहाँ से आएगी, 370 सीटें कहाँ से आएगी? अरे आप ये बोल रहे हो कि ज़रूरत ही नहीं है आपको 400-370 की, सरकार बनने के लिए 272 चाहिए, तो अब 370 उन्होंने आंकड़ा फेंक दिया, आप उस पर उलझ गए। तो ये मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का एक जरिया होता है किसी भी पार्टी के लिए। और बीजेपी, जैसा मैंने कहा कि वो सारे हथियार जितने उसके तर्कश में तीर हैं सबको प्रयोग करेगी। अखिलेश को हमने सुना है कि कोई कमेटी बनाई गई बीजेपी में, उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये उसी को आगे आ रहा हूँ कि मनोवैज्ञानिक बढ़त आप जब इस तरह से लेते हैं, 370 का आंकड़ा आपने फेंक दिया, फिर आप सारे बाकी उसी में उलझ के रह गए कि 370 कहाँ से आएगी। ये कोई नहीं कह रहा कि बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती, सब कह रहे हैं कि 370 कहाँ से आएंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि जीत तो रहे हैं, लेकिन 370 आएंगे कि नहीं आएंगे। बीजेपी ये चाहती है कि आप ये बात करो। अब दूसरी बात क्या है, जो आप कह रहे हैं कि ये महापलायन कांग्रेस से जो हो रहा है, इसमें बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। और ये आज से नहीं किया, ये बीजेपी पहले भी कर चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब भी ये काम बीजेपी ने किया है। 2004 में मुझे याद है जब डीपी यादव को बीजेपी लेके आ गई थी, और जब बीजेपी के अंदर जब बहुत तीखा विरोध हुआ तो पहले दिन उनको 24 घंटे के अंदर उनको हटाना पड़ा था। ऐसे बाबूलाल कुशवाहा जो थे उनको बीजेपी लेके आई थी, जब उनका विरोध हुआ तो उनको भी हटाना पड़ा। तो ये काम होते हैं बीजेपी में, और ये कांग्रेस में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस जो है इसमें सब है बराबर है, सब बराबर है। अब इसमें बीजेपी ने जो काम किया रणनीति के तहत, वो ये है कि बाकायदा आप क्या सोच सकते हैं कि एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ज्वाइनिंग कमेटी। अब जैसे आप कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम होता है टैलेंट एक्विजिशन, जो कि वो देखता है कि बाकी दूसरी कंपनियां जो कि राइवल कंपनीज खासतौर से, वहाँ पर कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर डोरे डाले जा सकते हैं। और जो सुमित भी कह रहे थे कि हम लोग भी जो है वो शिफ्ट करते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल में, इस तरह से होता है। तो ये टैलेंट एक्विजिशन का काम होता है। तो इसमें डोरे डालने का काम काफ़ी लंबे समय से होता है। इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया ज्वाइनिंग कमेटी। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कमेटी बनी है, प्रदेश स्तर पर भी बनी, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, यहाँ तक कि पंचायत स्तर तक।
यानी ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का माइक्रो रिक्रूटमेंट किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है विनोद तावड़े उसके संयोजक बनाए गए हैं। तो जितने आप मिश्रा मध्य प्रदेश, हाँ, जैसे कि आप देखते होंगे जब ज्वाइनिंग होती है तो विनोद तावड़ा आपको हमेशा नजर आएंगे, क्योंकि वो उन्हीं का रिक्रूटमेंट होता है, वो जो लेके आते हैं उन्हीं का HR डिपार्टमेंट के हेड वही है। उनका KRA अच्छा चल रहा है। लेकिन अखिलेश हम और आप जो है वो फंस के रह गए एक ही जगह। हमारा कोई तो ये होता है इसमें ये होता है। अब उसमें क्या किया कि बीजेपी ने टारगेट ये रखा था कि चुनाव होते होते तक 1 लाख लोगों को दूसरी पार्टियों से लड़ना है। अब इसमें कांग्रेस चूंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी के कांग्रेस से मुकाबला है, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस में आ सकते हैं उन पे डोरे डाले जाते हैं, आते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है केंद्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 80,000 लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है बीजेपी की ओर से, और ये अगले 15-20 दिनों में आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये कुल मिलाकर रणनीति है। और जैसा मैंने कहा कि ये साम दाम दंड भेद मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का एक जरिया होता है। अब इसमें हम और आप बहस करते रहे कि कल तक जो गौरव वल्लभ बोले थे कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश को डुबो रही हैं, कल वो आपको मिलेंगे कि मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो देश को 2047 तक विकसित देश बना देंगी। आज ही बोल दिया। उसके बाद आपने विजेंद्र सिंह की बात की, जो परसों तक बोल रहे थे कि हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, अब वो आपको हेमा मालिनी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये तो राजनीति है, ये इसमें आप जानते हैं कि मतलब पाखंड है, ये पाखंड तो चलता ही है, और इसको देश की जनता मुझे लगता है कि स्वीकार कर चुकी है। अपना शुरू करिए। क्या ऐसा कि क्या अमेरिका में कोई पार्टी नहीं बदलता, रिपब्लिकन जो है डेमोक्रेट में जाता है, इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी वाला दूसरे, हमारे यहाँ फ्री फॉर ऑल है, वहाँ 2 ही पार्टी है। हाँ नहीं, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो फर्क है। हम आप ही के बात से शुरू कर रहे हैं। आपने कहा कि उन जो नेता छोड़कर गए, जैसा कांग्रेस कह रही है, उनका क्या आधार है? वो तो चुनाव तक नहीं जीत पाते हैं। आज कांग्रेस में किसका आधार है? जिस नेहरू गांधी परिवार के नाम की धुरी पर कांग्रेस आज भी घूमती है, उस परिवार का भी कितना आधार है? अगर वो आधार कायम रहता तो अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर असमंजस और दुविधा की स्थिति नहीं होती। ये छुपाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम आखिरी समय में अचानक चौंकाएंगे या बताएंगे कि कौन वहाँ का उम्मीदवार होगा। दूसरी बात है कि सुमित जी ने बहुत नैतिक प्रश्न उठाया, और राजनीति में नैतिक प्रश्न होना चाहिए, खासकर जब हम गांधी के देश में हैं तो कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी ये चीज़ें आई हैं। हम छोटे जो लोग जा रहे हैं वो बड़े स्तर के नेता नहीं हैं, जो कल और आज में गए, चाहे विजेंद्र हो, चाहे ये गौरव वल्लभ हो, चाहे निरुपम हो, या फिर बिहार के अजय शर्मा हो। जब मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोग, किरण रेड्डी से लेकर के सब चले गए, अनिल शर्मा, किरण रेड्डी जैसे लोग, SM कृष्णा जैसे लोग, अशोक चौहान जैसे लोग, मैं पुराने से अब तक बता रहा हूँ, ये अचानक एक दिन में कोई भगदड़ नहीं मची है, सब चले गए। तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। वो चूक कई स्तरों पे हो रही है। पहली बात तो ये है कि हर कोई कहीं कोई सपना लेकर जाता है, और पास की एक कविता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। वो सपने, पास ने तो जो कहा वो तो कुछ समाज बनाने के लिए कहा था, लेकिन राजनीति में लोग समाज बनाने के लिए नहीं, अपना आज बनाने के लिए आते हैं। कल क्या होगा इसके बारे में भी नहीं सोचते। तो इसलिए ये सपना उनके अंदर जगे, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व का है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्या कर रहा है हम नहीं जानते कितनी बात सही है, बाबा ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जो अखबारों में पढ़ते हैं हम, अक्सर छपता है, और जो जानने वाले नेता बोलते भी हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे संवाद करना बड़ा मुश्किल है, उनसे बात करना बहुत मुश्किल है, उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। मैंने 80 के दशक में राजीव गांधी के बारे में पढ़ा था कि कई बार मुख्यमंत्री आते थे और वो इंतजार करते थे। तो उस समय कांग्रेस का जलवा था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, पूरे देश में वो सबसे बड़ी पार्टी थी, कोई सामने नहीं था। आज जब कांग्रेस एक बहुत कमजोर स्थिति में है,
ऐसा लगता है जैसे ये बहादुर शाह जफर के समय जो मुगलिया सल्तनत थी वैसी स्थिति में है, तो उसको अपने में कोर्स करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी कोर्स करेक्शन बहुत तेजी से करती है, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी भी बहुत तेजी से करती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जाने के बाद नैरेटिव बना दी, लेकिन पदयात्रा के बावजूद नेहरू गांधी परिवार पर कांग्रेस बीजेपी के निर्मम शिकंजे के बावजूद, मैं निर्मम शब्द यूज कर रहा हूँ, इसलिए यूज कर रहा हूँ कि चूंकि नेहरू गांधी परिवार पर इस तरह का कि आपका तुरंत एक डिफेमेशन के केस में आप एक दिन में आप पर जो कोर्ट से ये हुआ, दोषी ठहराए नहीं गए कि आपकी सांसदी तुरंत चली गई, घर छीन लिया गया। मैं ये वैसा ही है जैसा इंदिरा गांधी के साथ जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, बस जेल इनका परिवार अब तक नहीं गया है। वो भी प्राइम मिनिस्टर बोले ही हैं कि जमानत है, जमानत पर है, एंजॉय करिए जमानत को। तो इस परिवार की स्थिति क्या है आज? जो आज गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है ना। 5 पावर सेंटर है, ये तो बहुत खतरनाक है। और कितने 5 क्या 50 पावर सेंटर होंगे, लेकिन आज की तारीख में जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में सबको पता है कि राहुल गांधी से बड़ा और शक्तिशाली नेता कोई नहीं है। कांग्रेस के पास शक्ति हो या न हो, लेकिन उसकी पूरी शक्ति एक व्यक्ति में समाहित है, वो राहुल गांधी है। लेकिन उस राहुल गांधी में किसी भी नेता के साथ उनके मुलाकात की, संवाद की स्थिति नहीं आती। ये कोई आज नहीं हुई है। जब गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का संकट था, एक उप मुख्यमंत्री बनाए, उनमें जब कटता बढ़ी आप समाधान नहीं कर पाए। जब पंजाब में अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू हुआ, आप कोई सार्थक समाधान नहीं कर पाए। जब सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल हुआ, उसमें कोई सार्थक समाधान नहीं कर पाए। जिस दिन कमलनाथ ने ये कहा था कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि कहाँ ये सिंधिया धरना पर बैठने वाले हैं, तो बोले बैठे धरना पर, तब कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में है। एक पॉइंट इसमें बस जोड़ूंगा, वैचारिक दुविधा कांग्रेस में आज सबसे ज़्यादा है। वो दुविधा किस तरह से है, बस एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस में 2014 की हार के बाद ए.के. एंटनी की कमेटी बनी थी और उसने कहा था कि हमारी छवि हिंदू विरोधी बन गई है। ए.के. एंटनी की या तो आपने उस समय मान लिया, उस समय मानने का मतलब सार्वजनिक तौर पे नहीं स्वीकार किया, लेकिन अंदर से आपने मान करके अपनी राजनीति उस दिशा में बढ़ाई। आप मंदिर मंदिर घूमने लगे, राहुल गांधी को आपने जनेऊधारी पंडित बना दिया और आप अपने आप को बेहतर हिंदू, मेरी दादी तक रुद्राक्ष पहनती थी, इस भाव में आप आ गए थे। उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं थी, अगर जाना था तो आज भी उसी भाव में रहते। आप उज्जैन में जाकर के महाकाल का दर्शन करते हैं और अगर अयोध्या को लेकर के सवाल उठाएंगे, अयोध्या एक राजनीतिक मसला रहा है, लेकिन जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हमें लगता है कि जो एक बेहद बड़े समुदाय के संवेदना से जुड़ा सवाल है, उस पर थोड़ा बचकर, संभलकर और थोड़े ममत्व के साथ वैसे सवाल को छेड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप हार्श होकर के बात कर लें। तो ये कंफ्यूजन कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। विचित्र जी ने बड़े अच्छे से बात कही, बस 2-4 लाइन कहूँगा। विचित्र जी ने जो कहा वो मुझे लगता है पूरा जनमानस वैसा ही चाहता है कि एक वैसी ही पार्टी रहे जहाँ पे कि आपको बोले कि तुम सांसद हो, विधायकी का चुनाव लड़ोगे और तुम सांसद हो, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुमको बैठाता हूँ, ये तीसरा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम लिख के दो कि अगली बार मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता। वो एक आप अपनी बात कह चुके हैं, सॉरी। तो वो जो है वो मैंने कहा कि ये जनमानस यही चाहता है कि कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही बिहेव करेंगे। माफ कीजिएगा, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जैसे राहुल गांधी भी, वो कई बार राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पार्टी में टू मच डेमोक्रेसी है, बहुत सारी आवाजें हैं, मैं मना ही नहीं पाता हूँ। वही संजय प्रशांत किशोर सबसे पहले हमारे पास काम किए, उनको रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, इस पर इतनी डिबेट हो गई, उन्होंने कहा कि आप रखिए अपनी पार्टी, मैं चलता हूँ। तो वो कांग्रेस पार्टी वैसे चल नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चलेगी, भले ही लोग चले जाएं। आज नहीं गए, सिंधिया से लेकर के जितिन प्रसाद से लेके आरपीएन सिंह से लेकर के कुछ पा गए, कुछ नहीं पा पाए। जो नहीं पा पाए वो इस उम्मीद में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी इससे ज़्यादा तो खत्म नहीं हो सकती ना।
अब इससे ज़्यादा क्या खत्म होगी? तो जो पार्टी का उस पार्टी में ऐसे ही रहेगा, वो मोनोलिथिक पार्टी नहीं है, वो ना तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना ही वो बीजेपी पार्टी है। नहीं, लेकिन इसमें विचित्र मणि जी ने जो बात कही है उसमें 2-3 बहुत मुद्दे की बात है। मैंने कहा पहली जी ने वो कहा, वही देश का जन्म। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण सोच रहा है, मेरा यही कहना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये है कि गांधी परिवार की जो वोट खींचने की क्षमता है वो कम धीरे धीरे होती जा रही है। और देखिए, वो एक जो फेविकोल था गांधी परिवार जो कि कांग्रेस को इकट्ठा रखता था, वो इसलिए था क्योंकि वो वोट लेके आता था। जो भी वोट लेके आता है पार्टी में उसकी पूछ होती है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा शीर्ष पर इसलिए हैं क्योंकि वो वोट लेके आ रहे हैं, उन्हीं के नाम से कमल के फूल का निशान हो काफी है, उसी से कोई भी आप खड़ा कर दे वो जीत जाता है। तो ये क्षमता जो है जो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को बहुत ऊंचे पायदान पर रखती थी। और जहां तक ये बात रही कि इसका टिकट काट दिया, उसका टिकट काट दिया, कांग्रेस में कब ऐसा नहीं हुआ? यह तो हम सांसदों और विधायकों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो मुख्यमंत्रियों को रद्दी की टोकरियों में फेंका है। आप जो बात कह रहे थे एनटी रामाराव की जो बगावत थी, वो किस बात, एनटी रामाराव ने जो पूरा अपना मूवमेंट खड़ा किया वो किस बात पर था? इसी बात पर था ना कि आंध्र प्रदेश के जो राजीव गांधी ने जिस तरह से उनको अपशब्द किए थे या कहा था उनसे कि जो भी कहा गया था उसी को लेकर के आंध्रा प्राइड का इशू बना करके उन्होंने वो कर दिया था। और किस तरह से रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, यहाँ तक कि हमने देखा कि कामराज प्लान जब हुआ था तो आप देखो कामराज प्लान के अंदर क्या हुआ था, पूरी सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीजें होती हैं, ये डायनेमिक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी में होता है। अब जब होता है कि सरकारें बर्खास्त कर दी, होता है ना कि 356 का इस्तेमाल किया गया, ये किया गया, वो बताते हैं बीजेपी वाले हमको 90 बार अभी तक इसका प्रयोग हुआ, 70 बार जो खाली अकेले जो उनका आंकड़ा है मेरे ख्याल से वो उसमें करेक्शन भी हो सकता है, 70 बार इंदिरा गांधी ने उसको यूज किया। तो कांग्रेस पार्टी वो सब कर चुकी है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो आज अगर वो उस स्थिति में है तो उसके लिए पिछले जो काम किए उनका भी तो कहीं ना कहीं एक रोल रहेगा। वो तो है ना कि गरीब की जोड़ू सबकी पहुंचाई, वही कांग्रेस पार्टी की हालत है। नहीं, एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा कि एक बात याद रखिए कि जैसे पहले बाबा ने कहा कि भाई बीजेपी है कि किसी को मुख्यमंत्री को कि तुमको नहीं बनना है दूसरे को बनना है, और अखिलेश जी ने भी कांग्रेस का इतिहास बताया। ये सारी चीज़ों के पीछे मूल चीज़ क्या है? मूल चीज़ ये है पूर्ण और प्रचंड बहुमत। जिसके पास प्रचंड बहुमत होता है वह अपने हिसाब से सिस्टम को चलाता है, और वो फिर वहाँ पर ये नहीं महत्वपूर्ण होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। पावर एक तो एक है ही कि पावर की चुंबकीय शक्ति जो है वह उसके आगे बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ये मान कर चलिए कि जिस पार्टी में अगर ये है जनाधार है तब तो वो कुछ भी कर ले। जिस नेता के पास जनाधार है तो उसकी बात सुनी जाएगी। आप एक उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, आज बीजेपी कांग्रेस का के ही नेता टूट रहे हैं विपक्ष के दूसरी पार्टियों की तुलना में ज़्यादा। एक उदाहरण खाली मैं दूंगा कि जब 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई थी, उस समय बीजेपी इतनी ताकतवर पार्टी थी, लगता नहीं था कि हार जाएगी। उसके कुछ दिनों के बाद, संभव है 2005 की बात है, जिस आडवाणी के सामने मैंने देखा है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को हाथ जोड़ करके एकदम पीछे चलते हुए, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे चोपड़ा, वो किस तरह से दीपक चोपड़ा हड़का देते थे, उस आडवाणी को उमा भारती ने 20 सभा में किस तरह से सब कुछ बोल करके वो चली गई थी। मैं था उस वक्त उस मीटिंग में आप थे ना, तो आप सब कुछ सामने अपने देखे हैं। प्रमोद महाजन वगैरह सब बैठे थे, अरुण जेटली बैठे थे, और वही बीजेपी है, यही जो आज पूर्ण सत्ता में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हनक इतनी बड़ी है कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, टिकट तक भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चू नहीं किया। तो आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर पार्टी की और पार्टी से जुड़े नेताओं की शक्ति और सामर्थ्य, और दूसरा संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर संवाद स्थापित कर लेंगे दूसरों से तो हो सकता है आप मना ले, आप उनको भविष्य का कुछ जो समाज की बात कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है सर, ये जो कोई नहीं ठीक है, बोलिए आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन जो लग रहा है ना, कभी आप कहते हैं कि ऑटोक्रेसी है भाजपा में, आज आप कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में है। बाबा सुनिए मेरी बात, आपका आप ही के पास आएगा सवाल आप ही से, ऑटोक्रेसी कहाँ ज्यादा है? सिंपल सवाल, भाजपा में या कांग्रेस में? जुड़ा हुआ सवाल। ऑटोक्रेसी अगर भाजपा में है तो आज की भाजपा में ज्यादा है या पुरानी भाजपा में थी? क्या भाजपा में ऑटोक्रेसी का लेवल बढ़ा है या घटा है? कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के समय ज्यादा डेमोक्रेसी थी
अब कम हो गई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप ये अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। ना, इसमें तो मुझे लगता है जैसे आप बात हुई ना शुरुआत में कि इंदौर के हैं आप और हम इंदौर के हैं, ये अपने आप को दावा करते हैं कि ये इंदौर के हैं, बाबा उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मालवी में वहाँ पर एक अपने आप बोला जाता है जिधर बम उधर हम मतलब जिसका पलड़ा भारी हम उसके साथ हैं, है ना। तो वो मुझे लगता है यही होता है राजनीति में भी, जिसका सिक्का चल रहा होता है सब उसी की तारीफ करते हैं, सब उसी का हो गया सारे मास्टर स्ट्रोक है। तो इसी नोट के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।